हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th के विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाऊंगा, जिसे हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसमें अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। उसके बाद हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, जो ही पढ़ना है, संयोजन, वियोजन, उपचयन, अपचयन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, सब बारी बारी से बताएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट में रासायनिक समीकरण को कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक ए पदार्थ हो गया और एक बी पदार्थ हो गया, या आपस में क्रिया किए और पदार्थ बनाए C+D। देखिए, इसमें हमको दो चीज हम लोग को जानना पड़ेगा। एक तो अभिकारक और एक प्रतिफल या उत्पाद। आइए हम जानते हैं कि आखिर अभिकारक है क्या। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें भाग लिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहेंगे अभिकारक। आप लोग को याद हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम बोलेंगे अभिकारक। और प्रतिफल या उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आइए एक उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। जैसे हो गया हम लोग का मैग्नीशियम और हो गया ऑक्सीजन। और यह नया पदार्थ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वह हो गया अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हम लोग का प्रतिफल या उत्पाद। आप लोग अपने नोट्स में अभिकारक के बारे में लिख लीजिएगा लोग, और प्रतिफल के बारे में लिख लीजिएगा लोग। अभिकारक में ही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम बोलेंगे अभिकारक। अब प्रतिफल के बारे में बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे प्रतिफल। आइए अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए, उसमें अवस्थाएं परिवर्तन हो सकता है। ठोस पदार्थ द्रव बन सकता है, द्रव पदार्थ गैस बन सकता है, गैस द्रव बन सकता है, यानी अवस्थाएं परिवर्तन हो सकता है। दूसरा में रंग में परिवर्तन, लाल से पीला हो सकता है, पीला से काला हो सकता है, पीला से काला हो सकता है। गैस का उत्सर्जन, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो तो गैस उसमें से निकल सकती है। उसका तापमान परिवर्तन, तापमान अधिक हो सकता है, तापमान कम हो सकता है। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया हमको इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है। के अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार पढ़ना है। आइए एक एक करके देखते हैं। एक पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग को उपचयन का प्रभाव पढ़ना है, संक्षारण और विकृत गंधिता। आइए अब हम एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया करते हैं। संयोजन नाम ही से लग रहा है जोड़ के। तो संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए बहुत अच्छा परिभाषा लिखा हुआ है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एक ठो ले लिए हाइड्रोजन और एक ठो ले लिए ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाता है? जल। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक पदार्थ ए हो गया, एक पदार्थ बी हो गया और एक नया पदार्थ बन गया हम लोग का ए बी। एक और लेते हैं, ये हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं। और इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएंगे H2O से, तो यह बनेगा। जब बिना बुझा हुआ चूना में जल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, तो बनेगा बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। यह है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। यह है हमारा जल। और जब क्रिया कराएं तो बन गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। यानी जब बिना बुझा हुआ या जैसे जल डालेंगे वो बुझ जाएगा। यानी जब बिना बुझा हुआ चूना पर जल डालते हैं तो हो जाता है बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। यह तो हम लोग जल जानते हैं H2O, और यह है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए अगला अभिक्रिया पढ़ते हैं। आइए अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वियोजन के नाम ही से लग रहा है वियोजन, यानी टूटकर, वियोजित होकर। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है। परिभाषा बहुत अच्छा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम उदाहरण के साथ आप लोग को समझाते हैं। देखिए माना हम लोग का एक पदार्थ हो गया AB, यह वियोजित होकर हम लोग को दे दिया A+B। यह हो गया वियोजन अभिक्रिया। आइए उदाहरण देते हैं। CaCO3 हम लोग का हो गया चूना पत्थर, चूना पत्थर। इसको जब हम तोड़ेंगे तो प्राप्त होगा CaO+CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। हम वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है, अन्य नाम अपघटन अभिक्रिया। अगर अपघटन अभिक्रिया परीक्षा में पूछ दे तो टेंशन नहीं लेना है, वियोजन अभिक्रिया ही है अपघटन अभिक्रिया। आइए अब जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन का मतलब है यहाँ से उठा के वहां कर देना। अगर दो आदमी साथ में है, एगो अधिक ताकत वाला आया, एगो के उठा के उधर फेंक दिया, आपने खुद उस स्थान पे जाके बैठ गया, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए, माना कोई पदार्थ ए है, अपना अकेले है, कोई अपना BC दो गोरा साथ में है। ए अधिक ताकत वाला है, आएगा B को उठा के फेंक देगा, C के साथ रह जाएगा। A और C दोनों साथ में, B को उधर उठा के फेंक दिया, यानी B इधर अपना साइड में। इसमें क्या होता है? अभिक्रिया में हम लोग का जो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व होता है ना, वह कम क्रियाशील वाले तत्वों को उठा के फेंक देता है उसके यौगिक को, उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे परिभाषा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लीजिएगा लोग। अब हम उदाहरण के साथ को समझाते हैं। जैसे Fe है, अपना अकेले है, Cu तथा SO4 अपना साथ में है। सब Fe अधिक अभिक्रियाशील वाला है, क्या करेगा? Cu को उठा के फेंक देगा। ये हो जाएगा FeSO4, अपना Cu होने पर अकेले। तो जौना के क्रियाशीलता अधिक, कम क्रियाशीलता को उठा के फेंकेगा, उसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब आइए अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए, अब इस अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यानी जैसे दो आदमी साथ में है, इधर वाला आदमी उधर चला गया, उधर का एक आदमी इधर आ गया। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
AB है और CD है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, A के पास आ गया C और ये जो B है वो चला गया D के पास, BD। आप लोग समझ गए होंगे, ये अपना अदला बदली कर से आदान प्रदान कर लिए सब। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि A to Z जो इक्वेशन है एनसीईआरटी का बनाइए। देखिए यह एनसीईआरटी का किताब है, आप लोग देखे होंगे। इसमें जो अभी इक्वेशन एग्जाम्पल में दिया है वही हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। दिया है Na2SO4 जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका जो अभिक्रिया हो रहा है BaCl2 के साथ हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। देखिए इसमें क्या होगा, Ba आ जाएगा SO4 के पास, Ba आ गया SO4 के पास, जो बना दिया बेरियम सल्फेट। क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट। अब Ba आ गया SO4 के पास, तो अपना NO2 का था कहां जाएगा, Cl2 के पास। तो इधर बनेगा NaCl। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको संतुलित कर देते हैं। इधर Na दो गो है, Na एक गो है, तो इसको दो गो कर दो। संतुलित करना आगे सिखाएंगे जब हम समीकरण पढ़ाएंगे। तो जब इसको हम खत्म कर देंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो हम रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे और उसको संतुलित करना सिखाएंगे। चलिए अब आगे बाबू, अब अगला हम लोग उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम लोग उपचयन अभिक्रिया का इंग्लिश अगर समझ जाते हैं तो इसका जो परिभाषा है उसी में छिपा हुआ है। उपचयन का जो इंग्लिश होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले उसे क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे Mg+O2 बन जाएगा यह MgO। संतुलित करने के लिए इधर ऑक्सीजन दो है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 MgO हो गया। अब चलिए देखिए बाबू, हम उपचयन के बाद अपचयन पढ़ते हैं। देखिए जो उपचयन के जस्ट विपरीत अपचयन अभिक्रिया होता है, उसमें हम लोग का क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, यानी कमी हो रही थी। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। लेकिन इसमें उसके विपरीत होता है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन साइड होगा, कमी होगा, ह्रास होगा, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हो गया ZNO+CO। देखिए क्या हो जाएगा, इधर Zn हो जाएगा और CO के साथ O मिलके बना देगा CO2। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए हो गया यह CuO+H2, यह बनेगा Cu+H2O। इधर देखिए इसमें हो गया अपचयन, इसमें हो गया उपचयन। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें उपचयन अपचयन दोनों है। जिसमें उपचयन और उपचयन दोनों होगा उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है कि जब उत्पाद हो बनेगा ना तो उसमें साथ साथ ऊष्मा निकलेगा। जैसे हो गया या CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हम डालेंगे जल डालेंगे तो हमारा बनेगा CaOH2 और साथ साथ में निकलेगा ऊष्मा। आप लोग को याद हो गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकल
अब हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऊष्माशोषी। देखिए नाम से ही लगता है ऊष्मा का शोषण यानी अवशोषण करता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि यह वातावरण से क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। देख लीजिएगा परिभाषा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे कहेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आइए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे हो गया CaCO3, जब इसका अभिक्रिया होगा तो हम लोग को प्राप्त होगा CaO और CO2। देखिए दो चीज हम लोग आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा नोट में, कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वह संयोजन अभिक्रिया में होता है। संयोजन अभिक्रिया में होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में होता है। अपघटन दोनों एक ही है, वियोजन अपघटन आगे पहले बताए हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में होता है। अब हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग को दो प्रभाव को पढ़ना है, एक तो संक्षारण के बारे में, एक विकृत गंधिता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संक्षारण के बारे में जानेंगे। तो जब जो लोहे की वस्तु जो सभी धातुएं होती है ना, वह नमी और वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है यानी खराब होने लगती है, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। फिर से सुन लो, जब धातुएं वायु और नमी के संपर्क में आती है तो क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। देखिए संक्षारण के कारण क्या क्या होता है? संक्षारण के कारण कार का ढांचा, जहाज तथा लोहे की बनी लगभग सभी वस्तुएं खराब होने लगती है। देखिए अब संक्षारण के कारण क्या हो, लोहे के जितने वस्तु या जो भी धातुएं होंगी वह सभी खराब होने लगेगी। अब हम लोग जानेंगे कि संक्षारण से आखिर बचेंगे कैसे। तो संक्षारण के बचाव के लिए, संक्षारण से बचाव, तो देखिए संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, उसमें ग्रीस लगाते हैं, उसमें तेल लगाते हैं, या एक तो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होता है उसका उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग विकृत गंधिता के बारे में, आइए अब हम लोग विकृत गंधिता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जब तेल एवं वासायुक्त पदार्थ होती है और हवा के संपर्क में आती है ना, तो वह ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे उसके गंध और स्वाद में भारी बदलाव होता है और वह खाने योग्य नहीं रह पाती है। और विकृत गंधिता से हम बचाने के लिए ऑक्सीजन को हटाकर, जैसे चिप्स नहीं होता है, चिप्स कुरकुरे, इस सब में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। और एयर टाइट फिल्टर बोतल में हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को रखते हैं जिससे वह विकृत गंधिता से बची रहे।